पहला सवाल आपके सामने ये रहा। सवाल पूछ रहा है कि शिलालेखों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग निम्नलिखित में से किस देवता के उपासक थे। अगर आप लोगों ने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अंदर मौर्यन डायनेस्टी को पढ़ा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि मौर्यन डायनेस्टी को ओवरथ्रू करने का कार्य किसके द्वारा करा गया था। इन्हीं पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करा गया था। बाई बर्थ ये एक ब्राह्मण थे और जो मौर्यन एम्पायर के लास्ट रूलर थे, क्या नाम था उनका? बृहद्रथ। इन बृहद्रथ के क्या था ये? पुष्यमित्र शुंग सेनापति थे। तो इनको निपटा के अपनी शुंग डायनेस्टी को स्थापित करते हैं और कई सारे लेखों के अंदर ये पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग भगवान शिव के उपासक थे। ब्राह्मणिज्म को इनके द्वारा संरक्षण दिया गया। कई सारे इंपॉर्टेंट कार्यों जैसे कि वैदिक जो राइट्स हुआ करते थे, रिचुअल्स हुआ करते थे, उनको दोबारा से इनके द्वारा संरक्षण में लाया गया। अगला सवाल है, होला मोहल्ला त्योहार किस धर्म या आस्था से संबंधित है? अलग अलग प्रकार के फेस्टिवल रिलेटेड आप लोगों से सवाल पूछे जाते हैं। तो नाम क्या है इस फेस्टिवल का? होला मोहल्ला। देखो, इस फेस्टिवल की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है सिख कम्युनिटी में, यानी कि सिख धर्म के अंदर। ये जो फेस्टिवल है इसको लेकर एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इसको किसके द्वारा शुरू किया गया। तो आप लोगों को सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का नाम पता होगा। इन्हीं के द्वारा इस होला मोहल्ला नामक फेस्टिवल को शुरू किया गया था। कब करा गया था? 1701 में करा गया था। ठीक है। तो इसको बेसिकली जैसे हिंदू धर्म में होली पर्व मनाया जाता है ना, तो उसके कुछ समय बाद ये वाला फेस्टिवल यहां पर मनाया जाता है। याद रखोगे इसको। अगला सवाल है, कृषि में हरित क्रांति की उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया? What action was taken by government to celebrate the achievement of the green revolution in agriculture? देखो, जब कभी भी हम ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ देखते हैं तो हमें वहां पर पता चलता है कि हमारे देश के खाद्यान्न के प्रोडक्शन को बेटर करने के लिए इस ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया गया था, सो दैट कि हमारा देश इसमें इंडिपेंडेंट किसी के ऊपर ना रहे, हम सेल्फ इंडिपेंडेंट रहें। ठीक है। मतलब हम डिपेंडेंट ना रहें, इंडिपेंडेंट रहें। तो इसको लेकर हमारी सरकार ने कई सारे स्टेप इसमें उठाए, जैसे कि वीट रेवोल्यूशन नामक एक स्पेशल स्टैंप को जारी करा गया था। तो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इस पर पहले भी हमने चर्चा करी है। जो हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स होते हैं इनको इंट्रोड्यूस करा गया, केमिकल फर्टिलाइजर्स को लाया गया, सो दैट के जो कृषि है उसको और ज्यादा बेटर रूप में प्रोड्यूस किया जा सके। तो सेलिब्रेट कैसे करा गया? वीट रेवोल्यूशन का एक स्पेशल स्टैंप इन्होंने रिलीज किया था। आगे बढ़ेंगे भाई। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद का गठन किया गया था? अगर आप लोग काफी टाइम से करंट अफेयर को फॉलो करते हैं तो मुझे लगता नहीं है किसी को भी इसको लेकर प्रॉब्लम रहेगी। ये 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसको अगस्त 2016 के अंदर पास कराया गया था भारत की पार्लियामेंट से। फिर इसके बाद इसको इफेक्ट में कब लाया गया? ये कब आपका प्रभाव में आता है? 2017 में आता है। तो याद रखिएगा। अब यहां पर हो सकता है कल को ये आपसे ये भी पूछ लें कि किस आर्टिकल के थ्रू इस काउंसिल को ये लोग फॉर्म करते हैं। तो इसमें आपको आर्टिकल 279 ए याद रखना है। ठीक है। इसके जरिए इस 101वें संवैधानिक को संशोधन को लाया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अपार शक्तियां दी और 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी थी? इसी के खिलाफ तो जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड है वो एक कारण बनता है, इसी का हवाला देते हुए। तो ये एक्ट है जिसको हम रॉलेट एक्ट के रूप में जानते हैं। इसी एक्ट को भारतीय लोगों के जो प्रोटेस्ट थे उनको दबाने के लिए, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को दबाने के लिए, और अगर कोई भी पॉलिटिकल प्रिजनर है तो उसके ऊपर बिना किसी प्रकार का ट्रायल चलाए उसको 2 साल तक की सजा देने का काम करा गया था। तो 1919 के अंदर इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पास करा गया था। याद रखेंगे, बहुत ही फेमस है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लू लाइन शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? किसी को कुछ पता हो या ना हो, आप क्रिकेट तो नहीं लगाओगे। ब्लू लाइन टर्म आप क्रिकेट में तो नहीं सुनते होगे, लेकिन अगर किसी को आइस हॉकी के बारे में पता है तो आइस हॉकी से ये आपका टर्म संबंधित है। तो ये ना एक ऐसी लाइन को रेफर करता है जो कि क्या करती है ना, डिवाइड करती है किसको? जो हॉकी का रिंक होता है उसको 3 जोन में डिवाइड करती है। ठीक है। एक होता है डिफेंडिंग जोन,
ठीक है, अगर किसी को आइस हॉकी का पता होगा, एक होता है न्यूट्रल जोन और एक होता है अटैकिंग जोन। तो ये आपकी है आइस हॉकी से संबंधित ब्लू लाइन। अगला सवाल है, कॉमनवेल्थ खेल 2022 की कुल पदक तालिका में भारतीय कौन से नंबर पर रहा? पहले 2024 के अंदर पूछा गया सवाल है, तो उससे पहले अगर कोई इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट हुआ हो तो उसमें इंडिया की पोजीशन क्या है, ऐसी चीजें हमसे पूछी जाती हैं। तो हमारा देश इसमें चौथे नंबर पर रहा था। अब इस बार आगे आने वाले एग्जाम्स में ये मुश्किल ही लगता है कि इसको पूछा जाएगा। टोटल कितने मेडल जीते थे हमने इसमें? 61 मेडल्स जीते थे। इन 61 में से 22 गोल्ड मेडल थे। ठीक है। नवंबर 2021 में सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। यह निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती है? होता क्या है, किसी भी बड़े फ्रीडम फाइटर की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए अगर किसी भी प्रकार का दिवस या तो पहले घोषित करा गया है या फिर हाल फिलहाल में घोषित करा गया है, तो हमारे लिए उससे संबंधित जानकारियां इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आप सभी लोगों ने बिरसा मुंडा जी का तो नाम सुना ही होगा। एक इंडियन ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे, एक रिलीजियस लीडर थे। तो ये मुंडा ट्राइब के हीरो हैं और इनके द्वारा इस ट्राइबल रिलीजियस मूवमेंट को स्प्रेड करने का इन्होंने काम किया। ये जो अंग्रेजों का कॉलोनियल रूल था उसके अगेंस्ट में इन्होंने इसको अंग्रेजों के अगेंस्ट में अपनी बातों को उठाया था और इस विद्रोह को स्टार्ट किया था। तो 15 नवंबर भी याद रखिएगा, इनकी बर्थ एनिवर्सरी है। बिरसा मुंडा से आपको इसको संबंधित याद रखना है। कौन सा अम्ल सिरके, अचार वाली सब्जियां और सॉस में खट्टेपन लाने के लिए तथा मसाले बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है? अगर इन्होंने यहां पर आपको ये विनेगर दे दिया ना, तो यहीं पर इन्होंने आपको आंसर दे दिया एसिटिक एसिड। ठीक है। तो ये विनेगर का एक प्राइमरी कंपोनेंट होता है जिसको खट्टेपन के लिए यूज करा जाता है। तो इसकी स्मेल काफी पंजेंट होती है, इसका सोर टेस्ट होता है, तो ये मजेदारी देता है आपके इन अचार वचार टाइप की चीजों में। तो याद रखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील और मैग्नीशियम के वेल्डिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? अगर आप में से किसी ने भी ग्रेजुएशन मैकेनिकल से करी हो तो आप लोगों को तो आंसर पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा, इन चार में से ना एक इनर्ट गैस दी गई है, एक अक्रिय गैस दी गई है जिसे हम कहते हैं आर्गन। ठीक है। तो इनर्ट गैस होने का मतलब ये है कि किसी के साथ भी ना रिएक्ट नहीं करती है। ठीक है, मटेरियल्स के अंदर अगर इसको वेल्ड करना हो तो इसको वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर इसीलिए ये यूज करते हैं। ठीक है। तो आर्गन याद रखिएगा आप इसमें। विश्व में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले मोहसिन राम किस पहाड़ी की दक्षिण श्रृंखलाओं में स्थित है? अगेन, ये जो आपकी जगह है मोहसिन रैम जिसको हम कहते हैं, तो ऑब्वियसली ये आपको सबको पता होगा कि चेरापूंजी से थोड़ा सा ऊपर की साइड में पड़ता है, नॉर्थ ईस्टर्न राज्य के अंदर पड़ता है। ये इन्होंने हिल्स पूछी है। पहली चीज, मेघालय राज्य है और जो ये पहाड़ियां हैं ये है खासी की पहाड़ियां। याद रखिएगा, मेघालय आपका चर्चा में है ही, सब लोग जानते हैं मेघालय के अंदर हुआ अभी जो कांड था। उजाला योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? उजाला योजना की हम लॉन्चिंग की ये डेट पूछ रहे हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि कोई पुरानी स्कीम है उसकी लॉन्च वगैरह ही पूछ लेंगे। होता क्या है, जब मैं करंट अफेयर भी आप लोगों को पढ़ाता हूं तो कई सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स वगैरह आपकी करंट अफेयर में घूम रही होती है कि भाई इस वाली स्कीम को एक्सटेंशन दे दिया गया है, इस वाली स्कीम के तहत कुछ और चीज ऐड कर दी गई है। तो ये जो उजाला योजना थी, इस स्कीम का उद्देश्य था कि भाई जो एनर्जी एफिशिएंसी है उसको प्रमोट किया जा सके। क्या करके? एलईडी बल्ब को वितरित करके सब्सिडाइज रेट पर। तो इसको भारतीय सरकार के द्वारा 2015 के अंदर लॉन्च करा गया था। याद रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला निम्न गुणवत्ता का भूरा और नरम होता है तथा इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है? लो ग्रेड कोल की बात कर रहे हैं जो कि ब्राउन और सॉफ्ट होता है और इसमें मॉइस्चर कंटेंट भी आपको ज्यादा नजर आता है। जब कभी भी लो ग्रेड कोल की बात हो तो आपके दिमाग में लिग्नाइट आना चाहिए भाई। ठीक है, एक टाइप का कोल है जिसको आप लो ग्रेड कोल के रूप में कंसिडर करते हैं। लो एनर्जी कंटेंट इसके अंदर होता है। बाकी इसका ब्राउन कलर होता है, ये सॉफ्ट होता है, ये आपको याद रखना है। इसमें मॉइस्चर प्रतिशत लगभग 45 से 50% होती है, जिसकी वजह से फ्यूल सोर्स के रूप में इसको यूज करने से इसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1980 में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विद्वानों को दिए जाने वाला कौन सा पुरस्कार प्रारंभ किया गया था? आप लोगों को अवार्ड एंड ऑनर्स का स्टैटिक जीके का कंप्लीट प्लेलिस्ट इस यूट्यूब चैनल पर मैंने प्रोवाइड कराया है और मैंने वहां पर बताया था कि 1980 के अंदर मध्य प्रदेश की सरकार ने तानसेन सम्मान की शुरुआत करी थी। ठीक है।
तो वो व्यक्ति जिन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के अंदर अपना योगदान दिया है, उनके कंट्रीब्यूशन को सराहने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो लेजेंडरी म्यूजिशियन जो अकबर के दरबार में थे, उनके नाम पर इसको रखा गया है, तानसेन जी। अर्जुन सिंह धुर्वे को तुलसी सम्मान निम्नलिखित में से किस जनजातीय संगीत और नृत्य रूप के लिए दिया जाता है? अगेन, आप लोग अगर मेरे इस YouTube चैनल पर अवार्ड एंड ऑनर्स वाले स्टैटिक जीके की चैप्टर की वीडियोस को कवर करेंगे, तो मैंने वहां पर आपसे इस तुलसी सम्मान के ऊपर भी बात करी है। और यहां पर मैंने आपसे कहा था कि भाई आप लोग उसका स्टैटिक फॉर्मेट तो याद रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन करंट अफेयर में अगर कोई सम्मान किसी को दिया जा रहा है तो उसका नाम भी याद रखेंगे। तो ये अर्जुन सिंह दुर्वे को दिया गया है। अभी पूछ रहे कौन से ट्राइबल म्यूजिक और डांस फॉर्म्स को लेकर इनको जाना जाता है, जिसको लेकर इनको ये अवार्ड दिया गया है, तो ये बैगा ट्राइब से संबंधित है। बैगा ट्राइब आपकी प्रोमिनेंट ट्राइब है, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिलती है। इनके ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और इनका जो वाइब्रेंट कल्चर है, उसको लेकर इनको जाना जाता है। और ऐसे ही एक डांस भी है, बैगा डांस, वो भी इनके कस्टम्स का एक इंटीग्रल पार्ट है, याद रखेंगे। तो मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा ये तुलसी सम्मान दिया जाता है अगर किसी का भी कंट्रीब्यूशन रहा हो, ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर को कंट्रीब्यूट किया हो उन्होंने कुछ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आय के चक्रीय प्रवाह के बारे में सही नहीं है? नॉट करेक्ट बताना है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को लेकर। पहली चीज, आप लोग मुझसे पूछोगे कि सर जी ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में बताओ। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक प्रकार का ना ये मॉडल है, ठीक है, जिसके अंदर के भाई जो मनी है वो कैसे फ्लो करती है इकोनॉमी के अंदर, घरों घरों में, कंपनी कंपनी में, उसके बारे में बताता है। तो इस मॉडल के अंदर जो हाउस होल्ड्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्शन के फैक्टर्स, जैसे कि लेबर, लैंड, कैपिटल्स, फर्म्स को, और उसके बदले में उनको क्या मिलता है? इनकम मिलता है, जैसे कि उनको वेजेस मिलते हैं, उनको रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट मिलता है। तो इसमें पूछा है कौन सा इसका एक इसके रिगार्डिंग सही नहीं है। चक्रीय प्रवाह में रिसाव और निवेश बराबर होते हैं, यानी कि लीकेज इक्वल होते हैं इंजेक्शंस के, बिल्कुल ठीक है। जो आप अपने फैक्टर्स प्रोडक्शन के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल के रूप में दे रहे हैं, वो आपको रिसीव हो रहे हैं ना, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में, तो ये सही है। एक क्षेत्र की आय दूसरे के व्यय से बनती है, बिल्कुल ठीक है। वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह एक दूसरे के समान दिशा में चलते हैं, बिल्कुल ठीक है। बचत और सरकारी व्यय दोनों ही चक्रीय प्रवाह में निवेश होते हैं, जी नहीं। इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और सेविंग आपकी सर्कुलर फॉर्म में इंजेक्ट नहीं होती है, इसमें तो इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स की जो इनकम है या फिर उनके जो फैक्टर्स है वो इन्वॉल्व होता है। तो चौथा इसको लेकर नॉट करेक्ट हो जाता। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य विशेष रूप से अपनी नीति को इस दिशा में निर्देशित करेगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए जिससे सामूहिक हित की सर्वोत्तम सेवा हो। पहली चीज तो इन्होंने सारे के सारे आर्टिकल में ये क्लियर कर दिया है कि डीपीएसपी से संबंधित है। अब इसमें आपको ये अनुच्छेद 39 बी याद रखना है भाई। यहां पर जो ओनरशिप और कंट्रोल है ना मटेरियल रिसोर्सेज का, कम्युनिटी के जो है, उनको लेकर कहा गया है कि भाई उनको आप इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए सो दैट के वो कॉमन लोगों के अच्छे भले के लिए यूज किया जा सके। तो ये 39 बी है, इसको लेकर चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। अब यहाँ और भी कुछ आर्टिकल दिए गए हैं, जैसे कि 39 ए, ये क्या करता है? ये स्टेट को डायरेक्ट करता है कि भाई जो उनके सिटीजन है, मैन है, वुमेन है, उनको इक्वली उनको राइट दे एडुकेट मीन ऑफ लाइवलीहुड का। तो एक प्रकार से ये इक्वेलिटी मैन वुमेन के लिए कि उनको क्या दे? राइट, एडिक्वेट लाइवलीहुड, जीवन यापन करने का मौका दे। और ये 39 सी दिया इन्होंने। इसका उद्देश्य है कि भाई आप इकोनॉमिक सिस्टम के जो ऑपरेशन है उसके अंदर किसी भी प्रकार का ऐसा ना करें कि अमीरों को वेल्थ दे दें, ठीक है, उसमें उस हिसाब से आपको काम करना है। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को लेकर ही बात करता है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। फिर है 39 डी, ये क्या कहता है? ये मैंडेट करता है कि भाई इक्वल पे होना चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 39 डी, इसको भी याद रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। खुदाई खिदमतदार पठानों के बीच कहा गया एक संहितात्मक आंदोलन था जिसकी शुरुआत इन चार विकल्प में से बताना है कि किसके द्वारा करी गई थी। खुदाई खिदमतदार एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था, पठान्स के बीच में, इसको किसके द्वारा शुरू किया गया था?
अब यार इस मोमेंट को लेकर आप लोगों को याद रखना है, इसको एक और नाम से जाना जाता है और उस दूसरे नाम को लेकर भी पूछा जाता है, वो है रेड शर्ट। रेड शर्ट मूवमेंट भी कहा जाता है। तो ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था। इसका जो आयोजन करा गया था वो 1929 में करा गया था अब्दुल गफार खान के द्वारा। तो ये मूवमेंट का जो उद्देश्य था वो जो सोशल और एजुकेशनल रिफॉर्म्स होते हैं ना आपके पश्तून्स के बीच में, जो आज के समय में आपको खाइबर पाकिस्तान के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, वहां पर इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो किसने शुरू किया था, कब शुरू किया था, इसको किस नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। उद्देश्य भी हमने जान लिया था। 1924 के पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने एथलीट का चयन किया गया था? पेरिस समर ओलंपिक्स 1924 को लेकर कितने इंडियन रिप्रेजेंट सेलेक्ट करे गए थे? तो इंडिया ने भी देखो 8 एथलीट्स को इसके अंदर भेजा था। पहली चीज तो आप ये याद रखेंगे। कल को हो सकता है कि 1924 के ओलंपिक्स कहां पर हुए थे तो आप लोग घबरा जाएं कि बताओ हमसे क्या पूछ लिया। तो पेरिस के अंदर हुए थे। तो कभी भी किसी भी ओलंपिक्स को लेकर हमारे देश की अगर कोई सिग्निफिकेंस रही हो तो उसकी लोकेशन हो सकता है हमसे पूछ ली जाए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 8 लोग थे इसमें हमारे देश के। वह प्रकार की अभिक्रिया जिसमें प्रतिक्रिया के लिए आवश्यकता सतह या उत्प्रेरक जैसे पदार्थ को अभिकारकों द्वारा संतृप्त कर दिया जाता है, किस क्रम की अभिक्रिया कहा जाता है? क्या पूछा है इन्होंने? द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज टिपिकली फाउंड व्हेन अ मटेरियल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू प्रोसीड सच एज a surface or a catalyst is saturated by the reactant is called what order reaction? अलग अलग प्रकार की आपको ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाई जाती हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होती है जहां पर जो रेट होता है, जो दर होती है अभिक्रिया की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन के। इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है? यहां पर जो रेट होता है, जो अभिक्रिया की दर होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर के। ठीक है, और फिर है आपकी ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है? ये वो रिएक्शन होती है जिसमें जो रेट है रिएक्शन का वो क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स के। तो ये जो रिएक्शंस होती है इनको आप कैटालिटिक प्रोसेसेस के अंदर देखते हैं, इसीलिए इन्होंने यहां पर कैटलिस्ट का यूज किया है। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन यहां पर आपका करेक्ट आंसर बनता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। भारत में पहली सफल कपड़ा मिल कहां स्थापित करी गई थी? फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल को स्टैब्लिश किया गया था भारत में, कहां पर, कब करा गया था? 1854 में करा गया था। और इसको स्थापित करा गया था कहां पर? मुंबई में। याद रखेंगे। तो मुंबई को चूज किया गया था क्योंकि यहां पर कॉटन ग्रोइंग रीजन्स की प्रॉक्सिमिटी ज्यादा थी, पोर्ट से कनेक्टेड था, लार्ज लेबर फोर्स था, तो इसलिए इन्होंने मुंबई को चूज किया था। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने नाभिक के चारों ओर सघन रूप से रंगीन रेटिकुलर संरचनाओं का अवलोकन किया था? ये जो आपको नजर आ रही है ये क्या है? ये आपको डेंसली स्टेन्ड रेक्टिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि न्यूक्लियस को सराउंड करती हैं। तो यार ऐसे जो फिजिशियन, साइंटिस्ट, पैथोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं जिन्होंने इस प्रकार की चीज के ऊपर रिसर्च करी होती है, तो इनको गोल्गी बॉडीज के नाम से भी जाना जाता है ना। तो इनका नाम है कैमिलो गोल्गी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होता। गोल्गी एपरेटस को डिस्कवर करने के लिए इनको जाना जाता है। एक कॉम्प्लेक्स वेसिकल्स होते हैं, एक फोल्डेड मेम्ब्रेन्स होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स के साथ। तो गोल्गी अंकल का नाम याद रखना है इसमें। ठीक है, अब इसको लेकर मान लो कल कोई आपसे पूछे कि बताइए कि भाई 1906 में फिजिक्स में किसको नोबेल पुरस्कार मिला? फिजिक्स में नहीं, सॉरी, फिजियोलॉजी में या फिर मेडिसिन में। मेडिसिन में किसको नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये गोल्गी की डिस्कवरी को लेकर 1906 में इनको मेडिसिन के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। संगीत नाटक एकेडमी का पंजीकृत कार्यालय कहां पर है? संगीत नाटक एकेडमी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कहां पर है? तो भाई नई दिल्ली में है। संगीत नाटक एकेडमी पर कभी भी चर्चा होती है तो आप लोगों को मैं बताता हूं। आप लोगों से पूछा जाएगा इसको कब स्थापित करा गया था, तो 1952 में आपको इसको स्थापित करा गया था। और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि किसके अंतर्गत काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर काम करती है। ठीक है, कन्नौज पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से किन राजवंशों के बीच में हुआ था? ये ट्री पार्टाइट स्ट्रगल। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अंदर ट्री पार्टाइट स्ट्रगल बहुत ज्यादा फेमस है। 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज जिसमें आपको पाल, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा, यहां पर है भाई प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा और पाल, इनके बीच में लड़ाई थी कि कन्नौज के ऊपर हमें क्या करना है, अपना
आधिपत्य स्थापित करना है। कन्नौज बहुत ही ज्यादा प्रेस्टीज और पावर से संबंधित था, सिंबल था। ठीक है। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना लक्षित समूह दृष्टिकोण का हिस्सा है, यानी कि टारगेटेड ग्रुप अप्रोच का पार्ट है। अलग अलग प्रकार की योजनाओं संबंधित आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो एक स्कीम है जिसको MFDA यानी कि मार्जिनल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय सरकार ने इसको इनिशिएट किया था सो दैट के जो मार्जिनल फार्मर्स की नीड्स है उनको एड्रेस किया जा सके। इसका उद्देश्य यही है कि जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है मार्जिनल फार्मर्स की उसको इंप्रूव किया जा सके। क्या करके? उनको रिसोर्स प्रोवाइड करके, उनको ट्रेनिंग देके, उनको सपोर्ट देके। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट होता है इसमें।